हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कल हमने दिया था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 7वां लेक्चर, तो आज हम लेकर के आए हैं 8वां लेक्चर। और आज हम लेक्चर में बात करेंगे फैराडेज लॉ की। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बातें करेंगे। बेसिकली फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर में। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा लेक्चर होगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ज्यादा एमबी भी नहीं लूंगा, ठीक है? तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, अच्छे समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टार्ट करें? ओके, कंसंट्रेट करें बोर्ड पे। पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों, जो कि मैंने कल पढ़ाया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रखा है। इसको देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन लिख रखा है कि व्हाट हैपन विद द copper concentration when CuSO4 solution is placed with copper electrode। अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा गया है, तो कॉपर की कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा? टाइम दे बनाने का, वीडियो पॉज करिए, बनाइए फटाफट। बना लिया? अब मैं बनाऊं? ठीक है। सॉल्यूशन, लुक, मैंने कहा था कि हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CuSO4 सॉल्यूशन है, गॉट इट? और यहां पर एक इलेक्ट्रोड यहां है और एक इलेक्ट्रोड यहां है। लेट्स से कि ये एनोड है, या फिर इसको बोलो कि आप ये कैथोड है, यहां आप बोलो ये एनोड है, जो भी आप बोल रहे हो, एनोड है ये। यहां आपने एक बैटरी लगाई, सेल लगाया। अब बेटा यहां से कॉपर जो है, आपको याद है कल वाली इक्वेशन क्या, कि कॉपर एनोड से कॉपर किधर जा रहा था? कैथोड की तरफ जा रहा था। ये कैथोड और ये क्या था? एनोड। याद है? एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब कॉपर से कॉपर बन रहा था। तो यहां से ये कॉपर यहां आया, फिर यहां से ये कॉपर यहां आ गया। बात समझे? एनोड से कॉपर यहां से यहां आया, फिर यही कॉपर यहां से यहां हो गया। मतलब जितना कॉपर यहां पर आ रहा है उतना ही कॉपर यहां पर जा रहा है। तो इसके अंदर जो कॉपर की कंसंट्रेशन है उसके साथ क्या हो रहा होगा? वो तो कांस्टेंट है ना। So the concentration of copper is constant when CuSO4 solution is placed with copper electrode। जब CuSO4 सॉल्यूशन को हमने कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ रखा, तो कॉपर की जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आगे सबको समझ में? अब स्टार्ट करें फैराडेज लॉ। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? पढ़ रहे हो? मजे में हो? ठीक ठाक? ओके, पढ़ाई करते रहो बेटा। जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा टाइम जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उतना ज्यादा यूटिलाइज करिए। वेस्ट मत करिए अपना टाइम व्हाइल डूइंग अननेसेसरी वर्क्स, है ना। मोबाइल से थोड़ी बहुत दूरी बना के रखिए, तभी यूज करिए जब आपको पढ़ाई करनी हो। अदरवाइज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मोबाइल की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बहुत थियोरेटिकल है, ठीक है, बहुत इजी भी है। मतलब आसानी से इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत आसान होते हैं और आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ स्पीसी डिपोजिटेड एट एनोड और कैथोड at electrode, लिख लो, at electrode will be directly proportional to the amount of charge flows through the battery or cell, समझ रहे हैं क्या लिखा है? एक बार पढ़ेंगे अच्छे से, समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है, द अमाउंट ऑफ स्पीसी डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी और सेल। क्या लिखा है इस बात को यहां डायग्राम से समझेंगे। मैंने लिखा है कि मान लो ये एक सॉल्यूशन है, समझे। इस सॉल्यूशन में ये एक इलेक्ट्रोड मैंने यहां पुट किया, ये एक इलेक्ट्रोड पुट किया, यहां पर इसको सेल से जोड़ा, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से कोई भी स्पीसी अगर यहां पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, कोई स्पीसी जाकर के यहां से यहां पर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये जो स्पीसी यहां से यहां पर डिपॉजिट हो रहा है,
तो बेटा आपने जितना करंट दे रखा था, जितना चार्ज आप फ्लो करा रहे थे थ्रू द सेल से आप जितना चार्ज फ्लो करा रहे थे, उस चार्ज को अगर आप डबल कर दोगे तो इसके अंदर का जो स्पीसी है जो जाकर डिपॉजिट हो रहा है उसका अमाउंट भी डबल हो जाएगा। मतलब अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली मास का डिपोजिशन भी ज्यादा होने लगेगा। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना ज्यादा जाकर के मास डिपोजिट होगा। जिस भी स्पीसी को आपने ले रखा है, जिस भी सॉल्यूशन को आपने इसके अंदर ले रखा है, उस सॉल्यूशन का जो पर्टिकुलर कैटायन या एनायन होगा वो जाकर के एनोड कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा होगा ना। तो अगर आप अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा दोगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाएंगे तो जितना ज्यादा आप अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा आप चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा जाकर के मास डिपॉजिट होने लगेगा। मतलब डिपोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसी ऑन इलेक्ट्रोड्स इज अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का डिपोजिशन। ये पहला लॉ था फैराडे का। यहां से हमने सीखा कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q। मतलब m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q के। मतलब अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो मास जो होगा वो ज्यादा जाके डिपोजिट होगा। तो बेटा q को आप क्या लिख सकते हो, डू यू नो, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q की जगह पे आप लिख सकते हो it। कैन यू राइट it? सबको पता होता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज, तो यहां से मैं q उठा करके कितना लिख दूंगा, I इंटू टी लिख दूंगा। ठीक है, अब तक आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया होगा। सो q इज इक्वल टू आई टी, तो यहां से q की जगह पे it रख दिया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है जब, तो एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं z, और ये हो जाएगा जेड आई टी। सो दैट इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट ये होता है। अच्छा, जेड की वैल्यू ये भी सीख लो आप कि जेड की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल्स टू ई अपॉन 96,500, इतना होता है जेड की जगह। मतलब अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू ई आई टी अपॉन 96,500, ये होता है फॉर्मूला। अब ये E अपॉन 96,500 कहां से आया ये आपको बाद में बताऊंगा मैं। फिलहाल आप इतना जानो कि M इज इक्वल्स टू ई आई टी अपॉन 96,500 होता है, एंड द फॉर्मूला इज व्हाट, M इज इक्वल्स टू जेड आई टी, जहां पे जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है। जेड कहां से आया आपको पता चल गया। M जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। अगर M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के तो Q बराबर होता है IT। हमने Q की जगह IT रखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, Z रखा, और जेड आई टी, M बराबर जेड आई टी आ गया। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं E अपॉन 96,500, जेड की जगह पे रखा E अपॉन 96,500, एंड फाइनल फॉर्मूला M इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96,500। तो यहां से आप आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे। अब सोचो, देखो कितना आसान है ना, कितना आसान है, बहुत इजी है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इज क्वाइट इजी कि भैया जितना ज्यादा चार्ज आप दोगे बैटरी के थ्रू, जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे या सेल के थ्रू जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे उतना ही ज्यादा मास जाकर के डिपोजिट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पे। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? छापेंगे, छाप लीजिए। सेकंड लॉ होता है, रफ करें इसको। ओके, सो सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे अब हम फैराडे का। सेकंड लॉ में उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास 2 या 3 सॉल्यूशन है, क्या है, 2 या 3 सॉल्यूशन, और तीनों सॉल्यूशन जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमारे पास 2 या 3 सॉल्यूशन है और तीनों सॉल्यूशन जो है दैट इज कनेक्टेड टू अ सिंगल सेल, वो एक ही सेल से क्या है, कनेक्ट है, और तीनों सॉल्यूशन जो है सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में। देखना सेकंड लॉ, हमने कहा कि हमारे पास थ्री सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 सॉल्यूशन है, वो किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, 3 सॉल्यूशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट्स इन ईच सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे एट देयर
respective electrodes will be equal। ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। 3 सॉल्यूशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर 3 सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, सो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट इन ईच सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन में जो उसका इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा ना उसके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे वो बराबर होगा। रिमेंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मास जो होगा वो बराबर होगा, मास जो होगा वो इक्वल डिपॉजिट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होंगे वो इक्वल डिपॉजिट होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होंगे वो डिपॉजिट होंगे इक्वल। बात सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास मान लो कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने कौन सा कोई भी मान लो CuSO4 ही ले रखा है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास ये एनोड ये कैथोड, इसको हमने क्या किया एक सेल से जोड़ दिया है, ये मान लो तुम्हारा ऐसे जुड़ा हुआ है। सो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट एनोड, ओके, एंड दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट कैथोड, इसको हमने कैथोड बोल दिया, ठीक है। हमारे पास एक अगला जो है एक और हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है AgNO3 है। लेट अस सपोज कि हमारे पास AgNO3 का सॉल्यूशन है और इस AgNO3 के सॉल्यूशन में भी 2 इलेक्ट्रोड्स लगे पड़े हैं, एक को हमने बोला एनोड और एक को बोला कैथोड। सो दिस इज व्हाट आवर एनोड एंड दिस इज व्हाट आवर कैथोड, ठीक है। और बेटा हम क्या कह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, दैट नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस, ये नेगेटिव टर्मिनल जाके इससे कनेक्टेड है, फिर ये पॉजिटिव जो है दैट इज कनेक्टेड टू दिस, ठीक है। ये एनोड इससे कनेक्टेड है और ये वाला देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से ऐसे ये इससे कनेक्टेड है, ये जाकर के इससे कनेक्टेड है, फिर ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो दोनों एक दूसरे के साथ किसमें है सीरीज में। बोथ द सॉल्यूशन आर इन सीरीज, बोथ द सॉल्यूशन आर इन सीरीज, दोनों सॉल्यूशन किसमें हो गए सीरीज में हो गए। बात समझ रहे हो सारे लोग, दोनों सॉल्यूशन किसमें हो गए सीरीज में हो गए। एक CuSO4 है और दूसरा AgNO3 है। अब कहानी ये है कि जब आप करंट पास कराओगे, भैया देखो यहां से जब चार्ज फ्लो करेगा तो दोनों सीरीज में है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों से फ्लो करेगा ना, ध्यान से सुनना बात को, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों से फ्लो करेगा ना। आपको पता होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि ये मान लो एक रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर ये है, तो हमने इसको कहा ये R1 ये R2। अब अगर यहां से I करंट फ्लो करा रहा हूं मैं तो R1 से भी I करंट फ्लो करेगा और R2 से भी I करंट फ्लो करेगा, तो सीरीज में क्या होता है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो उसी तरह ये सॉल्यूशन जो है ये सीरीज में है, तो दोनों सॉल्यूशन अगर सीरीज में है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों से क्या करेगा फ्लो करेगा। इससे जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें जा रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें भी आ रहा है। लेकिन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर इन दोनों में जाएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होंगे दोनों में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर डिपॉजिट होंगे। जितना इक्विवेलेंट इस केस में डिपॉजिट होगा उतना ही इक्विवेलेंट इस केस में भी डिपॉजिट होगा, दोनों में बराबर इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। रिमेंबर माय वर्ड्स, दोनों में बराबर इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, नॉट मास बराबर डिपॉजिट नहीं होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने पढ़ाया था आपको सॉल्यूशन चैप्टर में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या फिर गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बात समझ गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा अगर सेम चार्ज दोनों से फ्लो हो रहा है, अगर दोनों सीरीज में है तो अल्टीमेटली दोनों से सेम चार्ज फ्लो होगा। अगर सेम चार्ज दोनों से फ्लो होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों में बराबर डिपॉजिट होंगे, दोनों में बराबर डिपॉजिट होंगे। इसको आप लोग देख लें, अच्छे से देख लें, फिर मैं इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखता हूं, समझ गए। देखो हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑफ CuSO4 मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑफ AgNO3। मतलब हम यहां से ये बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑफ AgNO3। जितना CuSO4 का होगा उतना ही AgNO3 का भी डिपॉजिट होगा। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट का क्या मतलब है, मास डिपॉजिटेड ऑफ CuSO4, मास
डिपोजिटेड ऑफ CuSO4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CuSO4 must be equals to what? Mass deposited of AgNO3 upon equivalent weight of AgNO3। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं वो बराबर डिपॉजिट होते हैं अगर सीरीज में लगा हुआ है 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल या 5 सेल, या हमने 2 सेल ले रखे हैं तो यहाँ 3 सॉल्यूशन हटा करके 2 सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। मास डिपॉजिट, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑफ CuSO4 विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑफ AgNO3। जितना इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है उतना ही इसका भी इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे था, ठीक है। तो यहां से हमने कहा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या फिर मास अपॉन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हमने कहा कि मास डिपॉजिटेड CuSO4 का जितना मास डिपॉजिट हुआ अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CuSO4, और AgNO3 का जितना मास डिपॉजिट हुआ अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3। सो अगर आपको कभी ये दे दिया गया, आपको अगर 3 वैल्यूज दे दी गई, मान लो कि आपको कौन सी 3 वैल्यूज दे दी गई, इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, ये मास ऑफ डिपॉजिटेड AgNO3 पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3 पता है, तो आप ये पता कर पाओगे कि कॉपर सल्फेट का कितना मास जा करके उस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है। बोलो फटाफट, समझ में आया क्या? सबको आया समझ में कि क्या बोल रहा हूं मैं? भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं वो बराबर डिपॉजिट होते हैं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये है तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। नोट कर लीजिए फटाफट, सबको समझ में आया तो। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, यही है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। रफ करें? ओके, सो इसको रफ करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। अब बात ये आती है कि भाई हम जानते हैं कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? क्या आपको पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट होता है? डू यू नो दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 96,500 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 96,500 कूलम्ब। बात समझे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 96,500 कूलम्ब, विच इज इक्वल्स टू 1 फैराडे, जिसको हम 1 फैराडे बोलते हैं। तो तुम सपोज करो कि मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन। एक तो ये रहा, इसमें कौन है भैया? Ag+, ठीक है। दूसरा ये रहा, इसमें कौन है? Cu2+। तीसरा ये रहा, इसमें कौन है? Al3+। समझना बात को, इसमें Cu2+, इसमें Ag+, और इसमें Al3+। अब मैं कह रहा हूं कि भाई Ag+ जो है उसने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया और बना दिया Ag। फिर उसके बाद Cu की बात करें तो Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बना दिया क्या? Cu, सॉलिड। और Al3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और बना दिया Al, और ये बन गया सॉलिड, ठीक है। ये तीनों ऑक्सीडाइज हुए और इन्होंने बनाया एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Ag, Cu और Al। अब बात ये है कि यहां देख रहे हो 1 मोल ऑफ Ag+ रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल Ag+ को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिखाई दे रहा है सबको? 1 मोल Ag+ को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, 1 मोल ऑफ Cu2+, 1 मोल Cu2+ को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल ऑफ Al3+ को 1 मोल ऑफ Al3+ को 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए।
3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं बात को? 1 मोल Ag प्लस को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल Cu2 प्लस को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल Al3 प्लस को 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए डिपोजिट होने के लिए। ठीक है, डिपोजिट होने के लिए इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 मोल चाहिए, इसको 3 मोल चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ Ag प्लस required 96,500 coulomb, that is 1 Faraday to deposit। डिपोजिट होने के लिए उसको 1 फराडे चाहिए, मतलब 108 ग्राम ऑफ सिल्वर नीडेड 1 फराडे। बात समझ में आ गई? 108 ग्राम सिल्वर को 1 फराडे चार्ज चाहिए डिपोजिट होने के लिए। ओके, यहां देखो 1 मोल ऑफ सिल्वर, 1 मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इसको कितना चाहिए? 2 इंटू 96,500 कूलम चाहिए। इसका मतलब कि 0.5 मोल ऑफ कॉपर को कितना चाहिए? कितना चाहिए होगा? 0.5 मोल ऑफ कॉपर को 1 फराडे चार्ज चाहिए ना, 1 फराडे। अब यहां जाओ, 1 मोल ऑफ Al3 प्लस, 1 मोल Al3 प्लस को कितना चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 मोल का मतलब 3 इंटू 96,500। इसका मतलब क्या है कि 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को कितना चाहिए? 1 फराडे चाहिए। भैया 1 मोल का मतलब 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। 3 मोल का मतलब 3 इंटू 1 फराडे, मतलब 3 फराडे चाहिए था इसको। 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपोजिट होने के लिए 3 फराडे चाहिए था, मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपोजिट होने के लिए 3 फराडे चाहिए था। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपोजिट होने के लिए 1 फराडे चाहिए होगा। उसी तरह यहां पर 28 ग्राम कॉपर को डिपोजिट होने के लिए 1 फराडे चाहिए, और यहां पर 108 ग्राम सिल्वर को डिपोजिट होने के लिए 1 फराडे चाहिए। समझ गए? अब भाई हम जानते हैं कि ये तीनों किसमें कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ किसमें है? सीरीज में कनेक्ट है। अब सीरीज में कनेक्ट है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा होगा। तो अगर इससे Ag से अगर 1 फराडे जा रहा है तो इससे भी 1 फराडे जा रहा होगा, इससे भी 1 फराडे जा रहा होगा, मतलब इससे भी 96,500 कूलम, इससे भी 96,500 कूलम, और इससे भी 96,500 कूलम। तो अगर 96,500 कूलम तीनों से जा रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि जब इससे 96,500 कूलम गया तो 108 ग्राम सिल्वर जाके डिपोजिट हुआ। जब इससे 1 फराडे चार्ज गया तो 28 ग्राम कॉपर जाकर डिपोजिट हुआ, और जब इससे 1 फराडे चार्ज डिपोजिट हुआ, 1 फराडे चार्ज गया तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिट हुआ। मतलब सेम मास डिपोजिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो सेम डिपोजिट होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होंगे वो सेम डिपोजिट होंगे। नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग डिपोजिट हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग डिपोजिट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट जो होगा वो तीनों ही केसेस में सेम जाकर के डिपोजिट होगा, मतलब बराबर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या बोला मैंने? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बेटा इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट वेट आपको याद है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर वेट या फिर एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो बात सुनो, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, तो इसका एटॉमिक वेट 108 ग्राम और एन फैक्टर तो इसका 1 ही है, मतलब इसके लिए इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? इसके लिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 108 ग्राम। इसके लिए डिफरेंट आएगा, इसका जो एटॉमिक वेट होगा, एन फैक्टर देख रहे हो 2 है तो 28 हो जाएगा। इसके लिए एन फैक्टर कितना है? 3 है तो 3 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो गया, इक्विवेलेंट वेट इनका अलग अलग हो गया। बट व्हेन यू विल टेक द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जब आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेंगे तो तीनों के सेम ही जाकर डिपोजिट होंगे, क्योंकि तीनों से हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही फ्लो करा रहे हैं। तो जब तीनों से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराया जाएगा तो उस कंडीशन में सेम या फिर इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जाकर डिपोजिट होगा। समझ में आया तो फटाफट छाप लीजिए। हो गया? ठीक है, रफ करें।
ओके, रफ कर दिया इसको। तो ये कहानी थी सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे के सेकंड लॉ की कहानी, ठीक है। अच्छा, अब यहां एक और खास बात सुनिए कि 96,500 कूलाम जो होता है वो 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करता है। जैसे देखो यहां पर एक फैराडे का मतलब 96,500 कूलाम, और 96,500 कूलाम एक इक्विवेलेंट को जाकर डिपॉजिट करता है। तो यहां से भी 96,500 जा रहा था, यहां से भी उतना ही, यहां से भी उतना ही, मतलब यहां भी एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा था, यहां पर भी 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा था, और यहां पर भी 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा था। मतलब तीनों में सेम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहे थे, क्योंकि एक फैराडे चार्ज एक इक्विवेलेंट को ही डिपॉजिट कर सकता है। तो यहां से भी एक फैराडे गया, यहां से भी एक फैराडे, यहां से भी एक फैराडे, तो सब में से जब एक एक फैराडे गया तो एक एक इक्विवेलेंट ही जाकर डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो 96,500 कूलाम कैन डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट, सो 1 कूलाम ऑफ चार्ज कैन डिपॉजिट, अब इक्विवेलेंट को ई लिख दे रहा हूं मैं, 1 कूलाम ऑफ चार्ज कैन डिपॉजिट ई बटे 96,500 इतना, ठीक है। एक कूलाम चार्ज इतना डिपॉजिट कर सकता है, समझ गए। एक कूलाम चार्ज कितना डिपॉजिट कर सकता है, इतना डिपॉजिट कर सकता है। सो हम यहां लिखें कि सो Q कूलाम ऑफ चार्ज, Q कूलाम ऑफ चार्ज कैन डिपॉजिट हाउ मच, Q कूलाम ऑफ चार्ज कैन डिपॉजिट कितना डिपॉजिट कर सकता है। तो बेटा Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। सो Q कितना डिपॉजिट कर सकता है, I इंटू टी कूलाम, I इंटू टी कूलाम डिपॉजिट कर सकता है। बात समझ गए, I इंटू टी कूलाम डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। तो 1 कूलाम का मतलब इतना है, बात समझ गए। तो 1 कूलाम का अगर इतना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू E अपॉन 96,500 इंटू I इंटू टी। एक कूलाम इतना डिपॉजिट कर सकता है और Q कूलाम इतना, बात समझ रहे हो, देखो Q चार्ज जो है इतना कूलाम डिपॉजिट कर सकता है, I इंटू टी कूलाम डिपॉजिट कर सकता है Q चार्ज, और एक कूलाम कितना डिपॉजिट कर रहा है, E बाय 96,500। सो फाइनली इट विल बिकम, बेटा जो 1 है, 1 का इसमें इंटू होगा तभी ना आपको मिलेगा कि कितना कूलाम चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। 1 वाला जो है वो इतना है, तो इसका जब इसमें इंटू होगा तभी ना पता चलेगा। तो E बाय 96,500 इंटू I इंटू टी, ओके। सो यही इक्विवेलेंट होता है किसके, M के, दैट इज इक्विवेलेंट टू M, ये इक्विवेलेंट होता है M के, मतलब M बराबर E बाय 96,500 इंटू I इंटू टी, यही लिखा था मैंने, M इज इक्वल टू ZIT, ये लिखा था ना, M बराबर ZIT, तो Z की जगह हमने क्या लिख दिया था, E बाय 96,500 लिख दिया था, ठीक है। अभी Z को तुम कैसे डिफाइन करोगे, हाउ यू विल डिफाइन Z क्या होता है। तो जब देखो, जब 1 एम्पियर करंट, ध्यान से देखना, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए, 1 एम्पियर करंट जब 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है किसी सॉल्यूशन से, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए किसी सॉल्यूशन से फ्लो करता है, तो जो मास डिपॉजिट होता है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू Z, वही Z के बराबर। जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए किसी सॉल्यूशन से फ्लो करता है, तो जो मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स पर, वो Z के इक्विवेलेंट होता है। आई बात समझ में क्या, मैंने कहा कि 96,500 कूलाम एक इक्विवेलेंट को डिपॉजिट कर रहा है। देखो यहां एक फैराडे, मतलब एक इक्विवेलेंट, समझ गए। तो 96,500 कूलाम एक इक्विवेलेंट, तो एक कूलाम E बाई 96,500। तो बेटा I इंटू टी कूलाम कितना, I इंटू टी कूलाम कितना, तो E बाय 96,500 इंटू I इंटू टी, मतलब इतना ज्यादा जाकर के डिपॉजिट होगा। सो दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू E बाय 96,500 इंटू I इंटू टी। और वही मैंने कहा था कि Z इज इक्वल्स टू E बाय 96,500 होता है। मैंने कहा कि अगर आपको Z को डिफाइन करना है तो आप कहोगे कि सॉल्यूशन से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं 1 सेकंड के लिए, तो जो जाकर मास डिपॉजिट होगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू Z। सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ये आपका फैराडे का पहला और दूसरा लॉ है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और अगला वीडियो जो है आपको कल मिलेगा, अगला लेक्चर कल मिलेगा आपको। मैंने आपसे कहा था कि दो दिनों के अंदर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, बिकॉज बहुत लेंथी हो गया, बहुत टाइम ले लिया इसने, तो 2 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म होने वाला है।
तो अगर इस पे अब आप न्यूमेरिकल बना ले फर्स्ट लॉ पे और सेकंड लॉ पे, ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।